अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर हादी। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर डाइजेशन से है। ये चैप्टर इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि वीडियोस बहुत लेट आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे जैसे ही टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो मैं फ़ौरन वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी से इंतज़ार कर रहे होते हैं मेरे वीडियो के आने का, ख़ासकर ऐसे टाइम में जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबके दर्द को समझ सकता हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात है कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे, जब आपको वीडियो समझ आ जाए, लाइक हो जाए, तो आप लाइक दीजिएगा, क्योंकि नीचे इस तरह का एक निशान भी लगा हुआ है। आप लाइक दिया करें ताकि इससे हम मोटिवेट होते जाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग देखते भी है, लाइक भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर इम्प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये बिल्कुल डाइजेशन का लास्ट पार्ट है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायग्राम है वो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। इससे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे ख़त्म हुआ था, सिर्फ मैं आपको वो जगह थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो आपका स्टार्टिंग है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पर आपका जो था स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आके ख़त्म हुआ था, यहाँ पर आकर एंड हुआ था। ये सारा का सारा था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसको मैं अब दोबारा नहीं लिखना चाहता, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो पार्ट था इसका नाम था इलियम, ठीक है। दैट वाज इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास, इसको लार्ज क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इसको लार्ज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में, अगर ये मैं आपके लिए कहूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर अगर इतना सा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो इतना सा होगा। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन अंदर से बड़ा है, इसीलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा हुआ है। और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर से डायमीटर छोटा है। हालांकि लेंथ, लंबाई अगर देखा जाए तो इसकी भी हमने पता कि 6 से 7 मीटर है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का 2 मीटर बताया जा रहा है। इसका लेंथ कितना है? लेंथ जो है वो इसका है 2 मीटर, तो लेंथ कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की तरफ आते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कितने पार्ट्स है। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स थे, आपने पढ़ा था डिड्यूनम, जिजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स है। नंबर 1 इसका सीकम, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर, दिस वन, सिर्फ ये वाला जो गुब्बारा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सीकम, CAECUM। बाज़ में CECUM लिखा जाता है। स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, मुख्तलिफ बुक्स में अगर थोड़ा सा इशू आ रहा है तो आपको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं? सीकम। ये जो पहला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड है सीकम। और सीकम के बाद जितना भी आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये सारा का सारा क्या है? कॉलॉन है। कॉलॉन यहाँ तक जो है, सॉरी, यहाँ तक जितना हिस्सा है, ये जो रेड कलर है, ये सारा का सारा क्या है? कॉलॉन। ये पूरा का पूरा कॉलॉन है। सो पार्ट 1 इज सीकम, पार्ट 2 इज कॉलॉन, और आखिरी जो थर्ड पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम। ये तीसरा हिस्सा जो है वो है रेक्टम। कॉलॉन के अंदर अगर हम आ जाए, तो कॉलॉन में जो कॉलॉन का हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला जो हिस्सा जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ज़ाहिर है स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खुराक एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़रूरत की चीज़ें सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, वो कहाँ पे चले जाते हैं? ब्लड के अंदर। तो जो रह जाता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वो यहाँ से नहीं जाएंगे, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो इस कॉलम का नाम क्या है? एसेंडिंग कॉलम। इसका नाम क्या है? एसेंडिंग
एसेंडिंग कॉलोन। फिर ये जो कॉलोन है जो इस तरफ मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन। और फिर यहां पर जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलोन, इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलोन। एसेंड ऊपर जाने को कहते हैं, ट्रांसफर तो इस तरह के लाइन को कहते हैं, डिसेंड नीचे आने को कहते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखिए तो एस डायरेक्शन में, ना नीचे ना बिल्कुल ट्रांसफर, थोड़ा सा तिरछा इस तरह आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन। सो है तो सारा का सारा कॉलोन। अच्छा, और ये है रेक्टम। अब आपको मैं ये बताता चलूं कि इस पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, स्ट्रक्चर तो हो गया, तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन एब्जॉर्प्शन है। ओ नहीं, एक नाम जो है वो है एब्जॉर्प्शन, अगर मैं लिखूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, एब्जॉर्प्शन। ये है इसका फंक्शन। इसमें किसी किस्म की डाइजेशन नहीं हो रही। देखो, डाइजेशन का जो सिलसिला है वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। बकल कैविटी में डाइजेशन था, स्टमक में था, स्मॉल इंटेस्टाइन में था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का सिलसिला नहीं होता। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा था वो है एब्जॉर्प्शन। हालांकि एब्जॉर्प्शन का नाम आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सुना था। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जब मटेरियल कुछ भी हो, कोई भी चीज़ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर इंटर हो जाए, हम इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। मिसाल के तौर पर जब आपने यहाँ पर देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने कहा ये एक डिपार्टमेंट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर दूसरा डिपार्टमेंट था क्या? ब्लड। तो जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ रहा था, हमने इसको क्या नाम दिया था? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हमारे सामने नजर आएगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या चीज मूव कर रहा होगा? देखो, वो जो एक लफ्ज आपने पढ़ा था खाइम, खाइम, खाइम का लफ्ज जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा यूज हो रहा था, मतलब वो जो खुराक आ रहा था उसका नाम था खाइम। लेकिन जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, जब खुराक, जरूरी नहीं कि खुराक, और भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा, और वो उसको आप खाइम के बजाय क्या कहेंगे? फीसिस कहेंगे। ठीक है, फीसिस हम इसको कहेंगे। अब इसका नाम चेंज हो गया। तो इससे मुझे कभी कोई जोक भी याद आ जाता है कि कभी कभी जब स्कूल में, कॉलेज में एडमिन ऑफिसर बैठा होता है, वो अपने स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि आप लोग अपना फीसिस जमा कर लें। फीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे लोग इंग्लिश के लिए अक्सर चीज़ों के आखिर में प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कार, कार्स, बॉयज़, एस लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? फ़ी, FEE, फ़ी, फ़ी का प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगाते हैं, फीसिस, फीस, फीसिस। तो ये इसका मतलब कुछ इस तरह बनेगा। अगर वो स्टूडेंट थोड़ा सा मेडिकली इम्प्रूव था तो वो उसका मतलब ये होगा कि आप फीसिस जमा करो, मतलब आप क्या जमा करो अपना, है आपको थोड़ा सा समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप किसी से कहते कि आप किसी से ये मत कहा करके अपना फीसिस जमा करें, वरना वो सचमुच अपना फीसिस जमा करेगा आपके साथ। ठीक है ओके, तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है? यहाँ पर फीसिस आ रहा है। फीसिस के अंदर क्या होगा ये हमने देखना है। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फीसिस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको वाटर नज़र आएगा 1। ठीक है, वाटर आप मौजूद होगा, और साथ साथ यहाँ पर आपके पास कुछ सॉल्ट्स भी होंगे। ठीक है, सॉल्ट्स, और यहाँ पर आपके पास सम बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, फीसिस में आपके पास कुछ बैक्टीरिया होंगे,
और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें एक बड़ा मशहूर नाम है सेलुलोज। ये सेलुलोज चूंकि अक्सर हम हजम नहीं कर सकते हैं, यहां पर मैंने एक और लफ्ज भी देखा, रफेज। ठीक है, क्या नाम था? रफेज। ये एक लफ्ज है रफेज, अक्सर आपने मेडिकल फील्ड में देखा होगा रफेज। वो आपके पेट के अंदर सेलुलोज या स्टार्ची मटेरियल की मौजूदगी को हम लोग बोलते हैं रफेज, स्पेशली विद द सेलुलोज। ठीक है, तो ये हजम नहीं होता, ये आपके पेट के अंदर पड़ा रहेगा, इसको हम रफेज कहेंगे। तो ये आपका उसमें फीसिस के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। अब हमने करना क्या है, इनको हमने रिमूव करना है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट को, इसको हमने रिमूव करना है। वाटर जो है, वाटर भी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में है, वाटर को हमने एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, यहाँ से अगर वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, तो बहुत ज़्यादा वाटर जो है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करेंगे। और एक और चीज़ भी मैं थोड़ा सा आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ दोस्ताना बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे लिए बनाते हैं विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन के। ये तो बड़े मशहूर विटामिन है जो हमारे और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, और यही विटामिन फिर हमारे बॉडी में काम आते हैं, यूज़फुल विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन बी एंड के, ये लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही बनेगा, और फिर ज़ाहिर जरासीम बनाएंगे, और फिर ये आ जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आएंगे, वहाँ पर इसको अपना रोल अदा करेंगे। तो जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो वाटर है, वाटर को हम लोगों ने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है लार्ज इंटेस्टाइन से। कहाँ पर एब्जॉर्ब करना है? ब्लड के अंदर। अगर ये है भाई आपका ब्लड, ठीक है। ब्लड में जब वाटर यहाँ से आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर जो फीसिस है, फीसिस थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत सॉलिड हो जाएंगे। दरमियाना, इस तरह भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये जो वाटर है जिसने लार्ज इंटेस्टाइन से आना था ब्लड में, बाज़ औक़ात बिकॉज ऑफ सम डिजीज़ ये वाटर जो है ये ब्लड के अंदर नहीं आ सकता, तो सारा का सारा जो वाटर है वो यहीं पे रहता है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है। तो जिस खाइम के अंदर, जिस फीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो, वो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो एज सच यहाँ से पानी की शक्ल में ही निकलेगा, जिसको उर्दू में आप दस्त कह सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आप उसको डायरिया कह सकते हैं, ठीक है। बार बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, और बार बार आप जाते हैं तो उसे पानी ही निकल रहा होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। क्या कहते हैं इसको? डायरिया। डायरिया में होता क्या है, इसमें वाटरी स्टूल होता है हमारे पास, वाटरी स्टूल भी फीसिस को कहते हैं, ठीक है, जो बड़ा पेशाब है उसको हम वाटरी स्टूल कहते हैं। तो वाटरी स्टूल जो है ये आ जाएगा डायरिया। ये तो एक प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ अगर ये दरमियाना नहीं हुआ तो फिर ये मसला होगा, बिल्कुल वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। अच्छा, अब अगर बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, दरमियाना नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा वाटर, ये देखो बहुत ज़्यादा वाटर अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए तो अब ये जो यहाँ पर जो फीसिस है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे। अब ये जो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, जब इसे पानी निकल जाएगा, हाँ, तो ये क्या करेंगे, इनका लार्ज इंटेस्टाइन में इनका जो मूवमेंट है, चलना होता है। मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक ख़ास किस्म का मूवमेंट होता है, 1
ठीक है, जो चीज़ों को लेके जाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपका खुराक थोड़ा सा उसमें मोबिलाइज है, ठीक है, और उसके अंदर आपको वाटर नज़र आ रहा है, वाटर है, तो भी बड़े आराम से मूव करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त रहा तो उस सख्ती की वजह से ये मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लार्ज टाइम में आराम से अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे। तो आप को फील हो रहा होगा कि जो है मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आप टाइम भी लगा लेते हैं, लेकिन वो फीसेस जो है वो बॉडी से बाहर नहीं आते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को तो आम उर्दू में आप कब्ज़ कहते हैं, लेकिन उसको इसमें कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं बहुत सारे मर्ज़ का जो है अमराज उसकी माँ है। अगर किसी को ये मसला हो जाए उसको और भी बीमारी होती है, तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन की ये एक वजह मैंने बताया, ऐसा ना हो कि ये वीडियो देखने के बाद आप फ़ौरन डॉक्टर बन जाते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कई वजूहात है, जिनमें से एक वजह ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करें और अच्छे लाइफस्टाइल, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल अच्छा बना लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करें, और अपने खुराक में आप फाइबरस सब्सटेंस लिया करें, जिसमें फाइबर्स है, मतलब फ्रूट आप ले लेते हैं। जैसे छिलका जो है कितना बड़ा अच्छा एग्जांपल है, छिलका नहीं, आप लोग कहते हैं स्पोल छिलका, वो उसमें फाइबर्स होते हैं, उसमें रफेज भी है। आप ऐसा खाना लिया करें जिसके अंदर रफेज हो, तो ये कब्ज़ का मसला जब हल हो जाएगा, उसके और भी बहुत सारी बीमारियां हल हो जाएंगी। तो ये कब्ज़ के साथ मैंने आपको थोड़ा सा इधर आपके बता दिया। तो नॉर्मली जब फीसेस यहाँ से मूव करते हैं उसने आखिरकार आना है लास्ट में, कॉलन जब ख़त्म हो जाए लास्ट में उसने आना है। यहाँ पर एक थैला है, उस थैले का नाम क्या है? रेक्टम। ये जो थैला है इसका नाम है रेक्टम। और रेक्टम के बाद फिर एक छोटी सी नाली है जिसका नाम है एनल कैनाल। रेक्टम में खुराक कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। मतलब यहाँ पर जैसे ही खुराक आ जाता है, लेट सपोज यहाँ पर खुराक आ गया, तो ये फ़ौरन बाहर नहीं जाएगा। जब जैसे यहाँ पर खुराक आता जाएगा, ये भरता जाएगा, फिल होता जाएगा। जैसे जैसे फिल होता जाएगा तो इसकी रेक्टम के दीवारों को ये थोड़ा सा प्रेस करेगा। प्रेस करने से क्या होगा? रेक्टम के अंदर क्या है? रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए होते हैं? रिसेप्टर्स लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी में सेंसर लगे होते हैं, पेट्रोल की कमी और ज़्यादती को चेक करते हैं, इसी तरह रेक्टम के अंदर भी इस तरह सेंसर है, रिसेप्टर्स हैं, जो कि ये महसूस करते हैं कि अब ये फिल हो गया, ठीक है, इसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा? उसके लिए यहाँ से सिग्नल मूव करेगा, ठीक है, सिग्नल। चूँकि मैंने कहा था कि आपके जिस्म का जितना भी बॉडी पार्ट्स है वो सारे के सारे आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है, ठीक है, अपना राब्ता है। तो यहाँ से मैसेज जाएगा कहाँ पर? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जब जाएगा तो वहाँ से वापसी पर जो जवाब आएगा तो वो ये होगा कि एनल कैनाल के अंदर आपको दो तरह के स्फिंक्टर्स नज़र आएंगे, गेट नज़र आएंगे, ठीक है, जो कि बंद हो सकते हैं और खुल जाते हैं। इसमें से एक स्फिंक्टर जो है उसका नाम है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यहाँ पर एक का नाम है इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। अंदर की तरफ एक मसल का एक वाल्व नमा स्ट्रक्चर है। वाल्व तो अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हमेशा दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन ये एक डायरेक्शन होगा। स्फिंक्टर इज अ काइंड ऑफ गेट और ये मसल का बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये आपके इख्तियार में नहीं है। आप जितना भी कोशिश करोगे तो ये खुलेगा नहीं, फीसेस बाहर नहीं आ सकते जब तक आपका ब्रेन इसको मैसेज नहीं करेगा। जब इसको मैसेज करेगा तो ये स्फिंक्टर क्या करेगा? ये स्फिंक्टर खुल जाएगा। जब ये स्फिंक्टर खुल जाएगा तब दूसरा जो स्फिंक्टर है जो बाहर की तरफ है वो आपके इख्तियार में है।
आप चाहो तो उसको होल्ड कर सकते हो, मतलब चांस नहीं है, बाज़ार में है, आप किसी ऐसे जगह पर है, और ये कितना तकलीफ़दा कंडीशन होता है कभी कभी, अक्सर जिन लोगों पर आया हुआ होता है उनको जगह नहीं मिल रहा होता है, तो फिर वो मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम तक बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे हैं वो लोग, वो अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो है बार बार उसको दबा लेते हैं ताकि मैं इसको अपनी जगह तक पहुंचा सकूं, क्योंकि सूटेबल जगह नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसको सूटेबल जगह मिल जाता है, ज़ाहिर है वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी और ये एक्सपीरियंस जिसने फील किया होगा वो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हंस भी रहे होंगे, अपने साथ मुस्कुरा भी रहे होंगे, और वीडियो भी देख रहे होंगे, अकेले में इधर उधर भी देखेंगे, फिर भी उसको हंसी ज़रूर आएगी। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, जैसे ही आप इसको इजाज़त देते हो तो तब जो है फीसिस जो है वो बाहर आ जाएंगे। और इस फीसिस के बाहर आ जाने को क्या कहते हैं? फीसिस के बाहर आ जाने को हम लोग क्या कहते हैं? डिफिकेशन। डिफिकेशन, डिफिकेशन, डिफिकेशन। और ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिफिकेशन रिफ्लेक्स, डिफिकेशन। बड़ों में तो ये कंट्रोल होता है, बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये कंट्रोल नहीं होता। उनमें जैसे ही इधर फीसेस आ जाते हैं वो बच्चे की मर्जी के बगैर ही बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है तो उसका ये कंट्रोल में आ जाता है। तो अच्छा एक और चीज़, फीसिस का जो कलर है, कलर ऑफ द फीसिस, ये अभी मुझे याद आया, अच्छा हुआ याद आया, कलर ऑफ द फीसिस, ओ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कलर एंड स्मेल, कलर ऑफ द फीसिस, कलर एंड स्मेल। फीसिस का कलर अक्सर या तो येलो या ब्राउन होता है, ठीक है, येलो या ब्राउन होता है, एक्सेप्ट जब आपने पालक वगैरह खाया हो तो उस वक्त कलर कुछ और होगा। येलो या ब्राउन होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके फीसिस के अंदर हीमोग्लोबिन का जो तोड़फोड़ है, ठीक है, आरबीसी की जब तोड़ होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल की जब तोड़ होती है तो वहाँ से एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन टूट जाता है बिलिरोबिन में। या तो आप सिंपल अल्फाज में ये कहते हैं कि ये जो हेमोग्लोबिन है इससे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसका नाम है बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। और ये जो बाइल पिगमेंट्स है ये कलर्ड है, और ये बाइल पिगमेंट्स आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको हेमोग्लोबिन से मिलेगा। हेमोग्लोबिन एक सुर्ख कलर का प्रोटीन है। जब आरबीसी टूटेगा तो हेमोग्लोबिन वहाँ से रिलीज़ होगा। हेमोग्लोबिन की जब तोड़फोड़ हो जाएगी तो वहाँ से आपको बिलिरुबिन मिलेगा। ये जो बिलिरुबिन वगैरह होते हैं या यूरोबिन भी इसको कहते हैं, इनमें से कुछ जो है वो फीसिस का हिस्सा बन जाता है और कुछ जो है वो यूरिन में भी निकल जाते हैं, यूरिन में भी निकल जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। और बाइल पिगमेंट्स जो बाइल ग्लैंडर से उसमें बाइल ग्लैंडर से आ रहा होता है, इसीलिए वो आपकी फीसिस के कलर को क्या करते हैं? येलोविश कर देते हैं, ठीक है। तो ये कलर था कि ये कलर क्यों येलो होता है। अच्छा, स्मेल जो है वो उसमें कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया, आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आप जो आप खाना खाते हैं उसका तो स्मेल नहीं होती ना, बदबूदार तो नहीं होते। जब वो आपके पेट में जाते हैं तो बैक्टीरिया उस खाने के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा। वहाँ से ये क्या करेगा? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को ये तोड़ देते हैं, और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के जो ब्रेकडाउन है उसकी वजह से स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। तो फीसिस का कलर भी आपको बता दिया और साथ साथ आपको वो स्मेल भी बता दिया। इसके साथ ही ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये हिस्सा यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, जैसे शुरू में भी मैंने कहा था कि वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक हमें ज़रूर दीजिएगा। और लाइक के बाद एक बात जो कि आज मेरे ज़हन में मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, आपके लाइफ में अगर आप सोचते हैं आप कोई काम हो जाता है, जैसे आप सोचते हैं वो हो जाता है तो ठीक है, आप खुश हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप कोई काम शुरू करते हैं लेकिन वो नहीं होता, आप उसमें नाकाम हो जाते हैं, तो ज़रा देखो क्या वो आपके हाथ में था
या वो आपके हाथ में नहीं था। जो जो प्रॉब्लम ज़िंदगी में आते हैं अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो उस पर परेशान होना बिल्कुल भी नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त बिजली चली जाती है, मेरा 40 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, तो मैं तो यार खाली सारा ज़ाया हुआ, लेकिन मुझे परेशान ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरे हाथ में था ही नहीं। वापडा वाले को कैसे पता चला कि बंदा यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो आप बिजली देने के। तो इसी तरह आप बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, आपने अपना सारा हिम्मत किया हुआ है, लेकिन दूसरे ने आकर जो है आपके साथ गाड़ी टकरा ली, या आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो आपके एहतियात के बावजूद भी आपके साथ हो गया, आप एहतियात भी कर रहे थे। तो ऐसे चीज़ों में भी आपने परेशान नहीं होना है, ये ऊपर से आपको जो है कंट्रोल किया जा रहा है। इन चीज़ों में आप सिर्फ़ और सिर्फ सब्र क्या करें। हाँ, अपनी तरफ से हिम्मत ज़्यादा क्या करें कि आपको अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है, आप सोच सकते हैं, आप प्लान बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके सोचने और अच्छे प्लान के बाद, अच्छे इरादे के बाद भी आपका कोई काम ना हो जाए तो उस वक्त आपने सब्र करना है, क्योंकि उस वक्त आपका इम्तिहान लिया जा रहा होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ लेक्चर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर का पूरा चैप्टर का लास्ट लेक्चर वो आपको मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।